हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि किसी डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दो पोजीशन एक्सियल पॉइंट पर और इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है। ये आपका डायपोल है, इक्वल अमाउंट के चार्जेस होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है 2a। और ये 2a को बहुत छोटा होना चाहिए हमारा ऑब्जर्वेशन जो डिस्टेंस है उससे, तो इसको हम डायपोल कहते हैं। और हमने बताया था कि इस डायपोल से क्या, यदि एक्सियल पॉइंट ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है एक्सियल पॉइंट का, तो किसी पॉइंट पी पर डिस्टेंस हम यदि यहाँ से आर लेते हैं तो वो होता था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर। पहले तो कांस्टेंट है 1/4πε0 और 2p/r3। ये p इसका डायपोल मोमेंट है, जो कि q और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a वो होता है। और इसका डायरेक्शन p के डायरेक्शन में होता है। जबकि दूसरा पॉइंट यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये क्यू पॉइंट जो कि इक्वेटर पर है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं, तो वहाँ पर यदि हम ले लें तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होता है, सेम 1/4πε0। यहाँ 2p नहीं, जस्ट p होता है और r3। और इसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन का ऑपोजिट होता है, ये इधर होता है। तो यहाँ पर p का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, -q2 + q, तो ये हो जाएगा उसका उल्टा। तो यहाँ पर p का वेक्टर दे दिया, ये था हमारा। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम इसके किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर इस डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसे बताने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पर हम जो है सो एक चार्ज ले लिए, -q + q पहले की तरह। इसका सेंटर ये है जिसको हम O कहते हैं, और कोई भी आर्बिट्री पॉइंट जो है सो हम ले लेते हैं ये P। यहाँ से इसको मैच कराते हैं। ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस है r, और एंगल जो बना रहा है वो है थीटा। तो हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक है r और एक है थीटा। और इसके अलावा जो डायपोल के पैरामीटर्स हैं, डायपोल को कितने पैरामीटर हैं, डायपोल का पैरामीटर है एक a और एक है उसका चार्ज, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो इसको यदि हम डायपोल मोमेंट की बात करें तो a टाइम्स q, a नहीं 2a टाइम्स q, क्योंकि 2a इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस a लेते हैं, ये डिस्टेंस a लेते हैं। तो इसके पास एक्चुअली एक ही पैरामीटर है p। तो डायपोल का एक पैरामीटर है उसका डायपोल मोमेंट p, और हमने यहाँ पर एक और दो पैरामीटर दिया है। पॉइंट को दिखाने के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होता है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट लिए हैं, ये एंगल ले रहे हैं थीटा, और ये जो है सो आर है। ये इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और इधर इस पर जो है सो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाई एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट है पी, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कॉस थीटा एक्स एक्सिस में, और आर साइन थीटा वाई एक्सिस में। ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्यू जो पॉइंट यहाँ पर है, क्यू चार्ज, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, a0, क्योंकि ये हमने ओरिजिन माना है। और इधर जो माइनस चार्ज है उसका कोऑर्डिनेट हुआ -a0। तो पी पॉइंट का हमें पता है, इसको हम पॉइंट ए पर और बी कह देते हैं, यहाँ पर ये बी। तो पी, ए और बी तीनों पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे निकालेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, कहीं इधर लिखते हैं, उधर फिगर रहने देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पी पर है उस डायपोल की वजह से वो कितना होगा, वो होगा इंडिविजुअल जो तो चार्जेस हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। मतलब ये इसने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया उतना, प्लस माइनस चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया, दोनों का सम, वेक्टर सम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी वजह से प्लस की वजह से निकालते हैं, ये प्लस वाला और ये माइनस वाला। प्लस वाला कितना है,
कांस्टेंट, यहाँ पर हम के लिखते हैं 1/4πε0 को, बार बार 1/4πε0 लिखना पड़ता है, हम कैपिटल के लिखेंगे, इसको अब बाद में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो ये के हो गया, चार्ज यहाँ पर क्यू है, डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है उसका क्यूब, आर क्यूब, और डायरेक्शन आर में यूनिट वेक्टर दे दी। या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की जगह पर कंप्लीट वेक्टर, तो नीचे एक आर हमें देना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर कितना होता है, यूनिट वेक्टर होता है कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, उसके जगह हम लिख सकते हैं कि अब कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, तो ये एक बढ़ जाएगा, नहीं अब सही है, पहले तो गलत था ना, पहले के क्यू यूनिट वेक्टर देते तो आर स्क्वायर होता, अब सही है, ठीक है। तो ये हुआ प्लस की वजह से, तो इसको हम प्लस कहें, यहाँ से यहाँ से जो डिस्टेंस लेना है, ये आर तो डिस्टेंस है ये ना, लेकिन आर नहीं ले सकते, हम किस चार्ज किसके वजह से बात कर रहे हैं, इसके वजह से इधर फील्ड लग रहा है, ये प्लस वाला है, इसको आर प्लस कह देते हैं। और ये माइनस वाला जो है चार्ज, उसको हम वहाँ से जो डिस्टेंस है उसको हम आर माइनस कह देते हैं, ये जो डिस्टेंस है उसको आर माइनस कहते हैं। तो यहाँ पर आर प्लस हमें लिखना पड़ेगा, आर प्लस का क्यू, और आर प्लस का जो है डायरेक्शन, ये आर प्लस का मतलब है बी पी वेक्टर, और आर माइनस का मतलब है ए पी वेक्टर, ठीक है। प्लस माइनस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, के कांस्टेंट 1/4πε0, चार्ज चार्ज है माइनस क्यू, अब डायरेक्शन जो है सो माइनस ध्यान रखेगा, डिस्टेंस जो है आर माइनस है उसका पावर 3, और इधर आर माइनस का वेक्टर फॉर्म। इसी को हम आगे क्या करते हैं, यहाँ से हम के बाहर कर लेते हैं, क्यू भी बाहर कर लेते हैं, तो हमें क्या बच गया, आर प्लस वेक्टर और आर प्लस का पावर 3, मतलब ये मॉड है, एक्चुअली ये मॉड रहना चाहिए, ये मॉड है। मॉड ही तो था पहले भी, क्या दिक्कत है, क्योंकि हमने एरो मार्क नहीं दिया था ना, ओवरहेड एरो नहीं दिया था, तो ठीक तो है। और यहाँ पर हो गया ये माइनस आर माइनस वेक्टर होल डिवाइडेड बाय आर माइनस का पावर 3, ये आपका है। तो इसी को सब्सटीट्यूट, इसी को जो है सो निकालते हैं। अब आर प्लस कितना होगा, ये आर प्लस यहाँ पर निकाल देते हैं कहीं पर, आर प्लस जो है उसको हम लिख देते हैं, ऐसा करते हैं, यही लिखते हैं उसके सामने, ठीक रहेगा। आर प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्लस वेक्टर ये है, यहाँ से स्टार्ट किए यहाँ गए, तो ये हो गया आर कॉस थीटा माइनस ए, आर कॉस थीटा माइनस ए हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट आर साइन थीटा माइनस 0, आर साइन थीटा। इसी को वेक्टर फॉर्म में यदि लिखना होगा तो हम लिखेंगे आर कॉस थीटा माइनस ए, उसके सामने हम यूनिट वेक्टर लिखेंगे आई, और ये आर साइन थीटा जे, उसके सामने लिखेंगे जे। जैसे एक्स वाई हम कोऑर्डिनेट है, ये इक्विवेलेंट है एक्स आई प्लस वाई जे के, ये दोनों ही वेक्टर हम लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट जो है वो वेक्टर फॉर्म में ही तो है, जस्ट आई और जे मुझे इंट्रोड्यूस करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के सामने, तो यहाँ पर हमने वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, लिखने में जी लग रहा है, ओके। दूसरा दूसरा ए जो है सो कितना हो जाएगा, ए पी, ए पी, पी से ए को माइनस करते हैं, आर कॉस थीटा माइनस माइनस ए, सो हो गया ये प्लस ए, और आर साइन थीटा, ये वेक्टर हो गया हमारा किसका, आर माइनस का, वही दो, उसी का पावर यहाँ पर लिखना है मुझे, तो इधर लिखते हैं, ये के क्यू है, आर प्लस कितना है, ऐसा करते हैं इसको बाद में लिख देंगे, आर प्लस तो ये हमें दिख रहा है, और आर माइनस ए भी हमें दिख रहा है, हम क्यों ना 1/r प्लस क्यू का वैल्यू पहले निकाल लें, तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो है सो 1/r प्लस का जो क्यूब है, ये मैग्नीट्यूड है, वो हम निकाल रहे हैं, ये कितना हो जाएगा,
आर प्लस कितना हो जाएगा, आर प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर रूट में जो भी आएगा सो यहाँ पर वेक्टर का, और पावर 3 है, और ये स्क्वायर रूट कितना आएगा, आर वेक्टर देख लीजिए आपका, इतना आई प्लस इतना जे है। तो जब हम इसका वेक्टर निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मान लीजिए हमारा वेक्टर ए है ये, तो इस ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवर, जेड कोऑर्डिनेट रहता है तो जेड कोऑर्डिनेट को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है सो आर प्लस का जो वैल्यू है वो आर कॉस थीटा माइनस ए होल स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा होल स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर रूट, वही लिखने जा रहे हैं, आर कॉस थीटा माइनस ए इसका स्क्वायर और आर साइन थीटा उसका स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट, और ये पावर 3 रहे यहाँ पर, जो भी आ गया उसका पावर 3। तो कितना होगा ये ऊपर में तो 1 है, नीचे में हम पावर ए इसका हाफ और इसका 3 एक साथ में लिख देंगे 3/2। ये जो है ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस सी का होल स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा, ये पहला टर्म हो गया, और दूसरा टर्म हो गया आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आएगा आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि हमारा, हमने कहा था कि 2a जो है सो मच मच लेस देन आर है, तो हम ए स्क्वायर को जो है वो तो और भी छोटा हो जाएगा, कितना छोटा हो जाएगा पता नहीं, तो इसको हम 0 कह सकते हैं, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। तो हमारे पास कितना आया, और पावर 3/2 नहीं लिखे। अब हम सबको ऊपर ले जाते हैं, ऊपर में हो गया आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए कॉस थीटा, पावर जो है सो नीचे में प्लस 3/2 है, ऊपर में माइनस 3/2 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें से हम आर को बाहर कर लेते हैं, आर स्क्वायर को बाहर करेंगे तो स्क्वायर रूट से खत्म हो गया हो, लेकिन पावर यहाँ 3 आ जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 1/r⁻³ और यहाँ बच गया 1, आर स्क्वायर यहाँ से कॉमन किए हुए हैं, इसमें से इसको भी आर स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2/r a cos थीटा, और जो पावर है 3/2 माइनस में वो रहेगा। अब यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं कि देखिए ये a/r जो है वो बहुत छोटा है, और यदि ए 1 + x जो है इसको हमें यदि कोई भी पावर देना होता है ना n, तो क्या करते हैं 1 + x⁴n प्लस nc2 आएगा, x का पावर 2 n नहीं, 1 + x⁴1 + x⁴2 nc2 यहाँ पर आया, nc3 x⁴3, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। और यदि x हमारा बहुत छोटा है, मच मच स्मॉलर देन 1 है, तो ये सारे टर्म हम गायब कर देंगे, एक्स स्क्वायर बहुत छोटा हो गया, केवल x तक रखेंगे अपना, वही काम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये जो है सो एक टर्म तक रखेंगे, और आपको ये बता दें कि यदि यहाँ पर पावर इंटेजर हो, नॉन इंटेजर हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फ्रैक्शन हो, जो भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, इस सब का बाइनोमियल एक्सपेंशन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपने a + b⁴n का बाइनोमियल एक्सपेंशन n फॉर इंटेजर के लिए पढ़ा है। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि यदि ये इंटेजर है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, n+1, और यदि ये इंटेजर नहीं रहा, फ्रैक्शन बन गया, तब इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हो जाएंगे इन्फिनिटी। सो n यदि फ्रैक्शन हो गया तो इन्फिनिटी टर्म्स, और यदि फ्रैक्शन नहीं है तो n+1 टर्म, बस इतना ही फर्क है। तो इन्फिनिटी टर्म तक जाने से हमें क्या फायदा, क्योंकि हमें तो a/r बहुत छोटा है ना, a/r जो है सो मच मच स्मॉलर देन 1 है, और इस वजह से हम जस्ट एक टर्म तक रखेंगे, बाकी सबको तो हटा देंगे। ठीक है, तो इसको 1 टर्म तक रखना है, 1, उसके बाद में क्या लिखें, ये वाला टर्म लिखना है, इसको पावर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पावर लिखा नहीं मैंने, n होता है यहाँ पर पावर, तो 1, और यहाँ पर जो कुछ भी आया उसको पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल माइनस के साथ में आपका x है, और पावर इधर जो है उसको मल्टीप्लाई करना है, 2/r a cos थीटा, और ये पावर है -3/2, इससे हम मल्टीप्लाई किए, कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2 खत्म, 1 + 3a cos थीटा बाय r, ये आपका वैल्यू आया किसका, 1/r+³ का। एग्जैक्टली सेम काम यदि हम करें दूसरा के लिए, ये माइनस के लिए एग्जैक्टली सेम काम करेंगे, तो वो क्या आएगा आपको, वो आएगा 1/r- का पावर 3 जो है,
यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं। अब ये दोनों वैल्यू आपको मिल गया है, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और सब्स्टिट्यूट करके आपका वैल्यू आ जाएगा। तो 1 से चलते हैं इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, क्या था पहले, ये तो पावर है, साथ में यहाँ पर आर प्लस वेक्टर था, देख लीजिए आर प्लस वेक्टर है और उसको पावर से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर। तो आर प्लस वेक्टर कितना है हमारा, हमारा है, हम लिख देते हैं आर कॉस थीटा माइनस ए, इतना आई है, और आर साइन थीटा ए जे है, ये हमारा आर प्लस वेक्टर है। और अभी जो हमने लाया है यहाँ पर 1 बाय, साथ में ये था मल्टीप्लाई, तो उसके लिए हम जो है सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, 1 प्लस 3a कॉस थीटा बाय आर, ये पहला टर्म है। और दूसरा टर्म है, यह माइनस है, देख लीजिए वो माइनस आया क्यू की वजह से, क्यू माइनस क्यू है, यहाँ पर माइनस वाला लिखेंगे, तो माइनस वाला वेक्टर कौन होगा हमारा, यहाँ पर जो देख रहे हैं आर कॉस थीटा माइनस है, तो यहाँ प्लस हो गया इतना आई, और ये जो है सो आर साइन थीटा जी, और इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ये वाला 1 माइनस 3a कॉस थीटा बाय आर, इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर है। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पर दो टर्म यहाँ पर है, एक इसके साथ टोटल के साथ मल्टीप्लाइड है, एक टोटल के साथ मल्टीप्लाइड है, वही यहाँ पर 1 देखिए टोटल के साथ मल्टीप्लाइड है, और ये 3a बाय कॉस थीटा बाय आर जो कि यहाँ भी है वो टोटल के साथ मल्टीप्लाइड है। पहले हम 1 वाला लेते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसका ऑपरेशन करते हैं। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, ये तो सिंपली ये टर्म मिला, और यहाँ पर माइनस के बाद में ए टर्म मिला, तो पहला टर्म को ये पहला टर्म से माइनस करते हैं, तो आर कॉस थीटा चला गया, माइनस ए चल बच गया, केवल -2a आया पहला टर्म। ये जो है ये वाला जो टर्म दिख रहा है आपको यहाँ पर 1 वाला, वो उसके वजह से हमें केवल 2a आई आया, बाकी सब तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इतना को मुझे माइनस करना है इतना टर्म से, वो हो गया। अब दूसरा टर्म जो बचा इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, और उसके बाद जो भी है ऐड कर लेंगे। तो देखिए 3a बाय कॉस थीटा बाय आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्यों ना उसको 3a कॉस थीटा बाय आर को कॉमन कर लें, कॉमन कर लिए, तो यहाँ इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो बचता है इसको लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए 3a कॉस थीटा के साथ माइनस है, ये माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये टर्म जो है अब प्लस होगा। तो प्लस होगा तो कितना आ जाएगा, ए टर्म जो है सो आ गया 2r कॉस थीटा आई, ये हो गया 2r साइन थीटा जे, और कुछ नहीं, इतना ही। अब इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई वाला एक साथ में रखते हैं, एक आई यहाँ पर है एक आई यहाँ पर है, उसको एक साथ लिखते हैं और जे वाला एक साथ लिखते हैं। तो ये कितना आ गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आर खत्म, तो 6a कॉस स्क्वायर थीटा, इतना ही है ना, और कुछ है, 6a कॉस थीटा टाइम्स कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा -2a, इतना आई का हुआ, और जे में है आपका 2r साइन थीटा जी। नहीं, जे में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अभी फिनिश नहीं हुआ है जे का, जे में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 6a साइन थीटा कॉस थीटा, और आर तो कट जाएगा, तो ये आएगा 6a टाइम्स साइन थीटा टाइम्स कॉस थीटा, आर कट गया, और ये जे वाला टर्म है, यही आपका वेक्टर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन ये भी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, और यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिखना भूल गया, शुरू में जो कांस्टेंट था ये के क्यू, ये लिखना भूल गया, के क्यू, ये हर जगह होना चाहिए के क्यू, ठीक है। लेकिन ये भी ठीक से आया नहीं है, इसको और सजा के लिखना है, क्या है कि देखिए ये क्यू को अंदर ले जाते हैं, के को हम 1/4 पाइप से नॉट लिखते हैं, अब क्यू को अंदर ले गए, तो ये क्यू के साथ में 6a हो गया, 6
तो वहाँ पर हम 3 अलग कर लेते हैं, 2a और q अलग कर लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा p है, p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, चार्ज और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है। तो ये मैंने इधर कर लिया और cos स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, माइनस 2a टाइम्स q, ये भी p बन गया आपका, और ये टोटल I है। यहाँ पर भी 2a इधर से रख लेंगे और एक चार्ज उधर से आ गया और बच गया 3 साइन थीटा कॉस थीटा जी। और फाइनली अब आपका जो आंसर है वो आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये कांस्टेंट है 1/4πε0, और इधर आया आपका कितना आया, ये p है 3p cos स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये भी p है ये भी p है, दोनों को बाहर कर लेते हैं, i प्लस p 3p साइन थीटा कॉस थीटा जी। ये आपका रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अभी तक जो है वो मैग्नीट्यूड नहीं निकाला, अभी तक हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो कांस्टेंट है देखिए p दोनों में है उसको भी बाहर कर ही लेते हैं, p/4πε0। अब ये दोनों का स्क्वायर करके सम कर देंगे और स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इतना का होल स्क्वायर, और ये जो है 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कीजिए और सम कीजिए, कितना आया, ये आया p/4πε0। इधर देखिए कितना आ गया, ये 9 cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर जो है सो 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इतना आया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 9 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो है सो 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से cos स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, या 9 cos स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें बच गया cos स्क्वायर थीटा, इसमें बच गया साइन स्क्वायर थीटा, दोनों के बीच में प्लस का साइन है 1 हो गया, तो वो खत्म, ये आ गया। तो फाइनली आपका जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट सम आर्बिट्रेरी पॉइंट वो हो गया p/4πε0। पी ए जो है सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये 9 में से 6 चला गया तो कितना आया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। आपको यही मैग्नीट्यूड याद रखना है। और डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो क्या है, एक वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके लिए डायरेक्शन का भी पता रखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन जो है सो वो रखते हैं पता। डायरेक्शन कैसे निकालें, यदि मुझे फील्ड पता है आई जे के फॉर्म में कहाँ था इसके ऊपर में, तो हम जो है सो डायरेक्शन तुरंत निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डायग्राम बनाते हैं, ये हमारा डायपोल है और ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जो आर वेक्टर गया है जहाँ पर हमें निकालना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे नहीं करते। ये हमारा वेक्टर है और हम क्या करते हैं, ये हमारे एक्स एक्सिस है, और मान लेते हैं जो वेक्टर है रिजल्टेंट, ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका डायरेक्शन इधर है, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, वो एंगल जो बना रहा है उसको हम कहते हैं बीटा। बीटा जो है एक्स, बीटा एक्स कहते हैं, बीटा एंगल बन रहा है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। ये एंगल हमारा थीटा था, राइट। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा माइनस थीटा, ठीक है। ये सब रहने देते हैं, अभी थोड़ा देर के बाद इसको यूज करेंगे, फिलहाल जो है हाँ, फिलहाल जो है सो हम इसका डायरेक्शन निकाल देते हैं, ये बीटा एक्स में, तो टेन बीटा एक्स कहना है मुझे, बीटा एक्स जो है सो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ये, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई कंपोनेंट इसका डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट। क्या है वाई कंपोनेंट वेक्टर में देखिए,
y कंपोनेंट है 3p साइन थीटा कॉस थीटा, और इधर है 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1p, और ये तो दोनों में है तो खत्म हो जाएगा, p भी दोनों में है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा आपका 3 साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय शायद 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है, ये आपका वैल्यू है टेन बीटा एक्स का। ठीक है, लेकिन आपको ये याद नहीं रखना है, ये याद रखना है, इसको मत याद रखिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो आपको बताया है मेथड, वो एनसीईआरटी की किताब में या और भी किसी भी किताब में नहीं दिया है। एनसीईआरटी की किताब में तो सम आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल दिया ही नहीं है, एच सी वर्मा में दिया है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो कैलकुलेट किया है इसे, पहले फिर इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला है और उसको डिफ्रेंशिएट करके कैलकुलेट किया है। वो मेथड थोड़ा देर के बाद हम बताएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब हम पोटेंशियल बताएंगे उसके बाद में रिलेशन बताएंगे कि पोटेंशियल और फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, तब हम उसको बताएंगे, उस मेथड से भी बताएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर अभी तक हमने आपको पोटेंशियल इंट्रोड्यूस नहीं किया है, आपको नहीं बताया पोटेंशियल, इसलिए हम उस मेथड से नहीं बताए, हम बल्कि ये जनरल मेथड से बता दिए। लेकिन यहाँ पर हम वो रिजल्ट दे देना चाहते हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और वो रिजल्ट है जब जब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल के टर्म में, तब देते हैं यूजुअली। क्या है, क्या देते हैं उसमें? उसमें सिंपली कुछ नहीं कहते, कहते कि भाई देखिए ये आपका डायरेक्शन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल है, और ये पॉइंट है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड पता रखना है। तो इसका दो कंपोनेंट होते हैं, एक ये कंपोनेंट है जो फील्ड है, एक इधर लग रहा है, इसको रेडियल कंपोनेंट कहते हैं, और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको थीटा कंपोनेंट कहते हैं, एंगुलर कंपोनेंट कहते हैं। ये हम उसको यूनिट वेक्टर दे दिए हैं यहाँ पर, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट इस रेडियल के साथ में एंगल बनाता है उसको हम अल्फा कहते हैं। वहां पर आपको जो वैल्यू दिया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नहीं दिया जाएगा, हमने तो एक्स और वाई में दिया ना, वहां पर वो जो है आपको दिया जाएगा इस आर में और थीटा में, कि यहाँ ये आपका जो है डायपोल है, और इस डायपोल की वजह से जो फील्ड यहाँ पर है वो एक, इससे जो हम रेडियस ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, उसी में हम रेडियल डायरेक्शन हुआ, इसमें कुछ है, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इसको एंगुलर डायरेक्शन कहते हैं, इसमें कुछ है, और ये जो रिजल्टेंट है दोनों की वजह से, दोनों को जो ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा ना, ये जो है वो इस रेडियल डायरेक्शन के वजह से साथ जो एंगल बनाता है उसको अल्फा कहते हैं, वही अल्फा बताना है। तो यहाँ पर हम पहले अल्फा बता देते हैं, उसके बाद में कंपोनेंट इधर भी बता देंगे, और आपको वही याद रखना चाहिए। यहीं से सब निकाल कर दिखाएंगे, हम पोटेंशियल से अभी निकाल कर नहीं दिखा रहे हैं, जब पोटेंशियल बताएंगे तो पोटेंशियल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करके दिखाएंगे। तो ठीक है, इसको पहले अल्फा निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा माइनस थीटा दोनों सेम है कि नहीं है? देखिए ये इधर से चला गया, इधर से चला गया, ऑपोजिट एंगल है। तो अल्फा कितना है? वो है बीटा माइनस थीटा, और टेन बीटा, बीटा मतलब बीटा एक्स, बीटा एक्स, और बीटा एक्स हमें पता है, देखिए अभी निकाले हैं, और थीटा, थीटा के टर्म में तो हमें बताना है एंगल, तो हम इसको निकाल सकते हैं, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन बीटा एक्स माइनस थीटा, और टेन बीटा एक्स माइनस थीटा टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पकड़ लिया, उसको लिखते हैं 1 प्लस टेन थीटा एक्स, टेन थीटा, थीटा एक्स नहीं बीटा एक्स, ये बीटा एक्स होगा ना, यहाँ भी गलती से लिखा, थीटा एक्स लिख दे रहा हूँ मैं, ये बीटा एक्स, ये भी बीटा एक्स। वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए, टेन बीटा एक्स यहाँ से 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर टेन थीटा है तो उसको साइन बाय कॉस कर सकते हैं, ये यहाँ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस, इसको वैल्यू रख देते हैं 3 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस माइनस नहीं मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे तो आपको क्या आएगा, ये आ जाएगा आपको टेन थीटा बाई टू। तो ये आपका एंगल है, टेन अल्फा कितना है, ये अल्फा एंगल है किसके साथ में है,
ये एंगल है रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन के साथ में, ये 2 है, टेन थीटा बाई 2 आएगा ये डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर के डायरेक्शन, ये जो रेडियल और एंगुलर वेक्टर है इसके डायरेक्शन में इसका क्या कंपोनेंट होगा, जो हमने तो बताया एक्स वाई में ना, हमने तो यहाँ एक्स और वाई में बताया है, इसी को जो है हम उस डायरेक्शन में बताएंगे, इधर बताने जा रहे हैं, उसी का कंपोनेंट ले लेंगे इधर एक्चुअली। तो देखिए क्या करते हैं, इसको बनाने से पहले हम ये करते हैं कि ये हमें लिखा हुआ है, एक बार यहाँ फिर लिख लेते हैं। ये कितना था, ये था p डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 i प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा j, यही था ना, देख लेते हैं एक बार। किधर है, यहाँ 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 3 साइन थीटा कॉस थीटा, p को बाहर ले गए, यही है। और r का जो डायरेक्शन है वो किधर है, ये दो ठो यहाँ पर है, और ये हमारा r का डायरेक्शन है, इस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, ये r का डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर a है, ये थीटा का डायरेक्शन है। r वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है उसको लिख सकते हैं, कैसे लिखें, ये एंगल थीटा है और ये हमारा x एक्सिस है, तो इसका डायरेक्शन सिंपली हम लिख सकते हैं ना, cos थीटा i प्लस साइन थीटा j। इसका यूनिट देखिए कितना है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है, और डायरेक्शन किधर दिखा रहा है, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट है ना, cos थीटा r cos थीटा साइन थीटा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, r cos थीटा साइन थीटा, तो उसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, इस वेक्टर का डायरेक्शन है, OP का डायरेक्शन है r cos थीटा i प्लस r साइन थीटा j, ये उसी में है, उसी के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका यूनिट 1 है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो स्लोप दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर -1 मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये वैसे भी देख सकते हो कि यदि इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें लाइन, ये थीटा है, ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए, ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा, ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया। तो ये जो वेक्टर है उसका इधर कौन कंपोनेंट आएगा, साइन थीटा का आएगा, वो भी इधर आ रहा है लेफ्ट साइड में, तो माइनस माइनस साइन थीटा आ गया, और इधर वाई एक्सिस में आर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, इसका भी यूनिट 1 है, तो ये है आई जे के टर्म में यूनिट वेक्टर का यूनिट वेक्टर एलोंग रेडियल डायरेक्शन और ए एंगुलर डायरेक्शन में। और मुझे क्या करना है, मेरे पास जो वेक्टर है आई जे के टर्म में लिखा हुआ, उसको मुझे इसके डायरेक्शन में लिखना है, मैं इसके डायरेक्शन में उसका कितना कंपोनेंट है वो लिखना है, और इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है वो लिखना है। और हमें पता है कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर होता है, ऐसे कोई वेक्टर हमारे पास ए है, और हमें कोई कहता है कि इस डायरेक्शन में भाई बता दो इसका कितना कंपोनेंट है, तो हम कहते हैं एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ से जो हम सीधे कह देते हैं इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है ए कॉस थीटा। सेम चीज़ को हम ऐसे कह सकते हैं कि इस किस डायरेक्शन की बात कर रहे हो, थीटा नहीं बताइए, आप मुझे ये दे दीजिए, उसने कहा ये बी वेक्टर हमारा है, उसके डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताओ, ठीक है, तो हम कहते हैं कि बी वेक्टर है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा को बी से मल्टीप्लाई किया अप डाउन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, तो इसको कह सकते हैं ए डॉट बी, और उसको बी से हम डिवाइड कर दिए, बी वेक्टर को बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट वेक्टर आएगा एलोंग बी, जिसको हम हेड से दिखाते हैं। देखिए क्या निकला, सो इसका कंपोनेंट इधर देना है, तो उस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जिस डायरेक्शन में हमें उसका कंपोनेंट चाहिए, उस डायरेक्शन से, डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर अलोंग दैट डायरेक्शन, ये हमें उसका कंपोनेंट दे देता है। यहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम करने जा रहे हैं, तो ई आर कितना हो जाएगा, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में कितना होने जा रहा है, यहाँ वेक्टर है, ये वेक्टर हम कंप्लीट ले लेंगे, और इसको हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसके डायरेक्शन में, डन हो गया मेरा काम। थीटा में कितना होगा, तो थीटा वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके साथ में हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। आप डॉट प्रोडक्ट लीजिए,
यहाँ आपको ये वेक्टर दिख रहा है, यहाँ एक वेक्टर दिख रहा है। डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है कि सेम वेक्टर को यदि हम आई जे के टर्म में बात कर रहे हैं, सेम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सर्वाइव करता है, और डिफरेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सर्वाइव नहीं करता, वो जीरो हो जाता है। जैसे कि जे को आई से सर्वाइव करेंगे, मल्टी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन आई डॉट आई सर्वाइव करेगा, जे डॉट जे सर्वाइव करेगा। यहाँ पर जो हम बातें कर रहे हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जनरल वेक्टर के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो पी बाई को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं कांस्टेंट, उसको तो कुछ नहीं होना है। अब आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, वो सर्वाइव करेगा। 3 cos² -1 टाइम्स कॉस थीटा, प्लस जे को जे से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 sin² cos थीटा। बस इतना ही है। और इसका डायरेक्शन किधर देंगे, ई आर में ना। इसका तो पहले हमने ये उसका कंपोनेंट है, और डायरेक्शन तो देना पड़ेगा ना। तो ये कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लिए हैं, इसके डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन दे देना। ये जस्ट 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लिए उसका कंपोनेंट जानने के लिए, और जहाँ वेक्टर के टर्म में लिख रहे हैं तो हम यहाँ वेक्टर का साइन दे देंगे। या फिर यदि नहीं लिखना है ये साइन तो मत लिखिए, हम यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये जो है उतना ज़्यादा क्यों लिखें। ये कंपोनेंट हम बता रहे हैं सीधे कि ई आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ई एलोंग रेडियल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ कॉमन है, कॉस थीटा दोनों में है, उसको बाहर कर लेते हैं। पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉस थीटा बाहर कर लिए इधर। यहाँ बच गया 3 cos² -1, और यहाँ बच गया 3 sin²। वो कितना हो गया, 3 cos² प्लस 3 sin², जस्ट 3, और ये -1 है, कितना आ गया। और नीचे में आर क्यू हम भूल गए हर जगह, वाह, हर जगह भूले हुए। के का वैल्यू, इसका वैल्यू में आर क्यू लिखा ही नहीं मैंने, वाह, कहीं होना चाहिए था ना। हाँ ये देखिए आर क्यूब, ये आर क्यूब हमने यहाँ लिखना ही भूल गया। ये टोटल लिख लिए और उसको भूल गए। बाय आर क्यूब, इसमें भी है बाय आर क्यूब, तो हर जगह आर क्यूब चलेगा। तो यहाँ पर जो है सब आर क्यूब हम लिखते चले जाते हैं, हर जगह आर क्यूब है, बाय आर क्यूब, आर क्यूब, आर क्यूब। 1/r³, 1/r³, r³। और एंगल में तो नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 1/r³, यहाँ पर r³, यहाँ पर r³, और बस हो गया ये आपका वैल्यू। ई पी नहीं लिखेंगे, ऐसे सजा के लिखते हैं, जो ये आपको याद रखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, 2p cos थीटा बाय r³, ये है रेडियल डायरेक्शन में कंपोनेंट। और एंगुलर डायरेक्शन में ई थीटा के टर्म में क्या हो जाएगा, हम सिंपली लेंगे ई वेक्टर, उसको ये थीटा वेक्टर की तरफ से हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वही होगा। अब यहाँ पर आपको दोनों वेक्टर नजर आ रहा है, ये देख लीजिए, यूनिट वेक्टर एलोंग थीटा, और ये आपका पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। दोनों का डॉट करेंगे तब कि यहाँ फर्स्ट टाइम क्या आएगा, -sin थीटा, और सेकेंड टाइम जो है सो cos थीटा यहाँ पर है। तो सेम चीज लिखते हैं फिर यहाँ पर, पहले जो कांस्टेंट है उसे लिखते हैं, p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/r³, और इधर था 3 cos² थीटा -1, और मल्टीप्लाई करना था किससे, -sin थीटा से, -sin थीटा से, प्लस यहाँ पर था 3 sin थीटा cos थीटा, और इसको मल्टीप्लाई करना है cos से, तो cos² थीटा। कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³, और यहाँ से जो है क्या कॉमन है, sin थीटा कॉमन है, sin थीटा बाहर कर लिए,
ये कितना बच गया, -3 cos स्क्वायर थीटा +1, और ये साइन बाहर कर लिया cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। तो कितना बच गया आपका, फाइनली जो है आपका बच गया थीटा डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट है वो है, पहले तो कांस्टेंट है, प्लस p साइन थीटा डिवाइडेड बाय r3, और एंगल मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहां पर एक बार फाइनली हम लिख देते हैं सब एक साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे के टर्म में क्या था, ये था p/4πε0, इसको ऐसे लिखते हैं, पहले कांस्टेंट, ये p/r3, और ये था आपका 3 cos स्क्वायर थीटा -1 i प्लस 3 साइन थीटा cos थीटा ए जे। ये रहा आपका जनरल टर्म आई जे के फॉर्म में। सेम चीज जो है उसको यदि हम लिखें आर के डायरेक्शन में, जैसे हमारे यहाँ पर एक चार्ज है, ये हमारा आर है, तो ये इधर हो गया आर का डायरेक्शन, इसका परपेंडिकुलर हो गया थीटा, ये हो गया आर का डायरेक्शन यूनिट वेक्टर, और रिजल्टेंट इधर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एंगल अल्फा बना रहा है, ई आर का वैल्यू इधर है ई आर, इधर है ई थीटा, ये दोनों को मिलाएंगे तो ई बनेगा। तो ई आर कितना आएगा, इसी से हम लिखते हैं यहाँ पर 2p cos थीटा बाय आर की, और ई थीटा क्या आएगा, सेम 1/4πε0 p साइन थीटा, 2p cos थीटा से जस्ट 1p साइन थीटा r3, और डायरेक्शन ये वाला जो अल्फा है वो कितना है, वो अल्फा जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन है tan अल्फा, इसको टू लाए थे उधर, tan थीटा बाय 2, थीटा यहाँ पर एंगल है, ये -q चार्ज है, ये q चार्ज है, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है, 2a का तो जरूरत नहीं क्योंकि सब कुछ p में लिखा हुआ है, तो ये आपका है tan थीटा डिवाइडेड बाय 2। आप इसे याद रखिए, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसे मत याद रखिए, लेकिन इसको याद रखिए। तो अब यहां से हम ये आपको दिखा देते हैं कि यदि थीटा हमारा जो डिफरेंट स्पेशल केसेस हैं, कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने निकाला था ना थीटा इक्वल टू 0 पर, इस डायरेक्शन में यहाँ पर कितना होता है, ये -q2 + q, ये जो है थीटा 0 हो जाएगा इसके लिए, राइट, यहाँ पर थीटा 0 हो गया, और r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर कितना होता है, इंड ऑन पोजिशन पर या एक्सियल पॉइंट पर जो है कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक्सियल हम लिखते हैं सीधे यहीं पर, थीटा को 0 रखना है केवल, और क्या करना है, थीटा को 0 रख देना है। यदि थीटा 0 हो गया तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो लाइन आपको नजर आ रहा है वो कहाँ जाएगा, इसी पर जाके सो जाएगा, राइट, इसी एक्सेस पर जाके वो सो जाएगा। ठीक है, तो ई आर निकाल के देखते हैं, ई आर और ई थीटा दोनों, तो ई आर निकालते हैं, ये रेडियल है आर वाला टर्म, 1/4πε0 2p cos थीटा, ये कितना आया 2p/r3। ठीक है, साइन वाला निकालिए, थी थीटा वाला निकालिए, एंगुलर डायरेक्शन था ना दूसरा, ई थीटा, ई एक्सियल थीटा, मतलब इसके परपेंडिकुलर लाइन में होगा, तो एक तो इस लाइन में आ गया, अब हम जो निकाल रहे हैं इस डायरेक्शन में, वाई एक्सिस में निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन थीटा, और थीटा 0 है, तो साइन थीटा क्या हो गया 0, ये खत्म हो गया। एंगल भी देखना है तो वो भी देख लीजिए यहीं से, टेन अल्फा जो है, अल्फा कौन सा एंगल है, अल्फा वो एंगल है जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है इस रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन के साथ, वो तो अभी सो चुका है इस पर ना, एक्स एक्सिस बन गया है वो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस बन गया है, तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो यहाँ पर वही हो गया है, यहाँ पर जो टेन अल्फा है वो एक्चुअली एक्स एक्सिस के साथ एंगल है,
और कितना होता है यहाँ पर देखिए टेन थीटा बाई टू, थीटा जीरो, तो टेन थीटा कितना हो गया जीरो, तो वो किधर आ गया एक्स, अल्फा एक्स जीरो आ गया, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ काम कर रहा है, फील्ड किधर लग रहा है एक्स एक्सिस की तरफ, बिल्कुल सही है। दूसरा स्पेशल केस क्या था, थीटा जो है सो 90 डिग्री है, ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन है। ये यहाँ पर देखिए, ये आर में क्या आएगा, ये ब्रॉड साइड है, बी आर कहते हैं। देख लीजिए जो है पहले यहाँ पर वो तो है, लिख लेते हैं 1/4πε0, ये 2p/r³ हुआ, ठीक है। और रेडियल डायरेक्शन में, थीटा डायरेक्शन में उसके परपेंडिकुलर, रुकिए यहाँ पर कुछ लिखना है ना, थीटा 90 है तो ये तो जीरो हो गया, इंटू कॉस 90 डिग्री, तो ये जीरो हो गया, इस डायरेक्शन में नहीं है कुछ भी, रेडियल डायरेक्शन में नहीं है कुछ भी, किधर है तो ये है आपका इस डायरेक्शन में, कितना जो भी है सो इसी डायरेक्शन में, ये पी साइन थीटा साइन 90 डिग्री बाय r³, आ गया आपका 1/4πε0 p/r³, यही आपने निकाला था। इसका डबल होता है एक्सियल डायरेक्शन में, इधर डबल होता है इसका। और एंगल भी निकालना है तो निकाल लीजिए, देख लीजिए एंगल कहाँ पर है, टेन थीटा बाई टू, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री इन्फिनिटी बाई टू, क्या फर्क पड़ता है, अल्फा जो है सो 90 डिग्री आ गया। मतलब ये हम आपके पास चार्ज है दो, मिलकर डायपोल बनाया, ब्रॉड ऑन पोजीशन, इस पोजीशन पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, किधर निकलेगा अल्फा 90 डिग्री, ये हमारा रेडियल डायरेक्शन हो गया, इसके 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये देखिए इस साइड में आ गया, एग्जैक्टली यही हम लोगों ने निकाला था। तो इस तरह से आप जो है सो इस फार्मूला को यदि आप याद रखोगे तो क्या है कि कहीं भी निकाल सकते हो, किसी भी पॉइंट पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बताया जा रहा है तो निकाल सकते हो। केवल एक बात के लिए अवेयर रखना है कि सारे फार्मूला जो बनाए गए हैं उसमें हमने ये एज्यूम किया है कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू ए जो है वो मच मच स्मॉलर देन आर है। कभी कभी वो आपको कह सकता है कि इसका जितना डिस्टेंस है सो 2 4 5 10 2 4 5 टाइम जो डिस्टेंस है वहां पर निकालने के लिए करेंगे, तब ऐसे नहीं निकालिए क्योंकि गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको एज्यूम किया है, तो उस केस में आप इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस निकाल के ऐड कर दीजिए वेक्टर एसम। फिर अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, क्यों डायपोल इतना इंपॉर्टेंट है। डायपोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या स्पेशल है डायपोल में। तो डायपोल तो आपने तो देख लिया कि यदि डायपोल एक ऐसा चीज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने एक्सियल डायरेक्शन में ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज की तरह दिखाता है, लेकिन इस डायरेक्शन में ब्रॉड ऑन डायरेक्शन में यहाँ पर जो है इसका फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, पी के ऑपोजिट, पी मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, उसका डायरेक्शन -q टू +q होता है, और यहाँ पर इसका एक्सियल जो डायरेक्शन है उस पर ये और उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये तो देखा आपने, लेकिन फिर भी इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस जो है क्यों इतना स्टडी किया जाए, इसको इसलिए स्टडी करते हैं क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो जितने भी मटेरियल हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और वो मॉलिक्यूल क्वाइट ऑफन, हाँ, वो जो है सो डाइपोल बना देते हैं। कुछ परमानेंट डाइपोल होते हैं और कुछ परमानेंट डाइपोल नहीं होते हैं, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में वो आता है तो वो इंड्यूस्ड कर देते हैं, वहाँ पे इंड्यूस्ड डाइपोल बन जाता है। ये जो फोर्सेस जो दुनिया भर के लगते हैं फ्रिक्शन में या और भी जगहों में, जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, मटेरियल के बीच में, हाँ, वो सब आते कहाँ से हैं, वो नेचर में तो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्सेस है ना, वो न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं है। न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस में काम करते हैं, उसका रेंज इतना छोटा है कि न्यूक्लियस के बाहर आने पर वो है ही नहीं, वो जीरो है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में काम कर रहे हैं, पार्टिकल क्या बॉडीज कहिए उसे, इंटरस्टेलर बॉडीज कहिए, सूरज और धरती के बीच में काम करता है, गैलेक्सी और उसको दूसरे गैलेक्सी के बीच में काम करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस इतना वीक है ऑफ कोर्स,
बहुत स्ट्रांग है। यदि डिस्टेंस बहुत आप कम कर दीजिए तो, क्योंकि ब्लैक होल में तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस ही काम करते हैं और वो बहुत बहुत स्ट्रांग है वहाँ पर। लेकिन जिस डिस्टेंस की हम लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर ब्लैक होल एक स्पेशल है, क्योंकि वहाँ पर ये पॉइंट मास जो है ना, वो हमारा कई सूरज के मास के बराबर होते हैं। डेंसिटी वहाँ पर मटेरियल का बहुत बहुत ज़्यादा होता है। तो ब्लैक होल कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है। वरना आम तौर की ज़िंदगी में ये ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है। ठीक है, जब तक आप सूरज चांद सैटेलाइट से काम नहीं करने लगे तब तक, सैटेलाइट या स्पेस शटल वगैरह बेच पर काम कर रहे हो तब ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, वरना इधर के लिए नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इधर के लिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस नहीं इंपॉर्टेंट है इधर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ही नहीं, तो बचा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो ये डायपोल जो है वहीं से सब यही सब हैंडल करता है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का। जब फ्रिक्शन होता है तो वहाँ भी डायपोल बनते हैं, और ये डायपोल जो है सो इंटरेक्ट करके उसको रोकते हैं, मतलब एट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं वहाँ पर। तो इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। अब देखिए, एक सिग्निफिकेंस की हम बात करते हैं। अभी हम लोग बहुत बात करते हैं, अभी गर्मी का दिन है, बहुत गर्मी पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का, राइट। तो ग्लोबल वार्मिंग, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस हैं जिसको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेस में मीथेन आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, वाटर वेपर आते हैं, और भी बहुत सारे गैसेस आते हैं। वैसे तो एटमॉस्फेयर में आपके पास सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, ऑलमोस्ट 78%, ऑक्सीजन 21%, ये दोनों मिला के हो गया 99%। अब बच गया 1%, उसी में ये सारे चीज़ें हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समथिंग लाइक 0.04% होते हैं, है ना। और पानी जो है वो कम से कम जो है सो 0.4% रहता है, यहाँ से वो जाके 1% तक भी हो जाता है। और मीथेन बहुत कम रहता है, थोड़ा सा ओजोन है, थोड़ा सा हाइड्रोजन है, इस तरह के बहुत, और बाकी सारे गैसेस, इनर्ट गैसेस भी कुछ होते हैं। इंडस्ट्री की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे भी रहते हैं। लेकिन ये सभी बहुत कम होते हैं, ये सभी ज़्यादा होंगे तो हम लोग सभी मरने लगेंगे। एनीवे, अब बात यहाँ पर ये उठता है कि इसका अपना कोई डायपोल है, इसका अपना कोई डायपोल है, इसका अपना कोई डायपोल है, इसका अपना कोई डायपोल है। देखिए, जो हम लोग खूब कोसते हैं वो किसको कोसते हैं, हम लोग जो सबसे ज़्यादा कोसते हैं वो कोसते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। है तो 0.04%, क्योंकि ये हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रहा है और इससे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म, लेकिन हम लोग ये नाइट्रोजन को नहीं कोसते, ऑक्सीजन को नहीं कोसते। इस ये यदि प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे तो पूरा प्रॉब्लम ही हो जाएगा। ये तो 78% है। ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट्रोजन जो है सो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये दो नाइट्रोजन से बना हुआ है, और ये दोनों इक्विवेलेंट है ना, तो ये पोल नहीं बनाते। इसका जो चार्जेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस हैं, वो इफेक्टिवली एक ही जगह पर है, तो ये पोल नहीं, ये डाइपोल नहीं बनाते। सो हाल इसका भी है, मीथेन का। कार्बन डाइऑक्साइड का भी वही हाल है। कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर मॉलिक्यूल है, राइट। तो क्या करता है, एक कार्बन जो है, एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम का फर्क है। तो इसकी वजह से जो डायपोल बनते हैं वो बहुत थोड़ा होता है। लेकिन जो भी डायपोल बनता है, अब देखिए ये सिमेट्री है। ये सिमेट्री की वजह से एक डायपोल मान लीजिए यहाँ पर बन गया, ये डेल्टा माइनस बन गया, ये डेल्टा प्लस बन गया, ये डेल्टा माइनस बन गया, ये डेल्टा प्लस बन गया। इसका डायरेक्शन इधर -2+, इसका डायरेक्शन किधर, ओ मैंने उल्टा बना दिया ना। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो ऑक्सीजन जो है वो होगा डेल्टा माइनस, और कार्बन होगा डेल्टा प्लस। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, और दोनों सब मिला के जो नेट जो इसका डायपोल मोमेंट है वो क्या हो गया, 0। वही हाल मीथेन का है। 4 है इस तरह से, ये देखिए सिमेट्रिक है। एक तो कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत फर्क नहीं है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो बहुत कम बनता है, और यदि बन भी गया तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, ये इसको बैलेंस करेंगे, ये इसको बैलेंस करेंगे, तो नेट इसका जो है डायपोल मोमेंट 0 है। तो इसका अपना होता नहीं है। हाइड्रोजन वाटर का होता है। वाटर जो है
वो एंगुलर है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो क्या होगा, ये डेल्टा प्लस बन जाएगा। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। अब देखिए इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका डायपोल मोमेंट इधर है, एक इधर है एक इधर है, दोनों को ऐड करेंगे इधर आ जाएगा। और इसके साथ में इसके पास एक पेयर और इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर। कितने, दो लोन पेयर है ना, इसके पास 6 हैं। हाँ, 6 में से तो 2 कोर में है, तो 4 बचे, 2 इधर यूज कर लिए, 2 एक एक लोन पेयर है। और ये लोन पेयर और ये इसके जो बॉन्डिंग में जो है, ये सारे मिलकर भी एक डायपोल बनाते हैं, और उसका भी डायरेक्शन उधर ही होता है, तो ये भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पानी का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट पानी का होता है। वाटर वेपर की बात कर रहे हैं, अच्छा खासा होता है। इसके पास तो अपना होता ही नहीं है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी नहीं है, फिर भी इसी को कोसते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक लाइट उधर से आता है, तो लाइट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उसमें जो फील्ड है, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में ये इसमें इंड्यूस कर देता है, जो थोड़ा बहुत कैंसिल हो रहा था ना, उसको वो इंड्यूस कर देता है। इसके बारे में थोड़े एक सेक्शन के बाद में फिर डिस्कस करेंगे। एनीवे अभी इतना बता देते हैं। और इस वजह से इसमें कुछ डायपोल आ जाता है, और डायपोल जब आ जाता है तो वो इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो लाइट में आता है, एक्चुअली इंफ्रारेड, हाँ, को ही अब्जॉर्ब कर लेता है। क्योंकि इसके जो वाइब्रेशन है, जो मोड है इसके वाइब्रेशन के, इससे ज़्यादा वाइब्रेशन का मोड इसमें है। सबसे ज़्यादा इंफ्रारेड पानी जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा हीट, सबसे ज़्यादा जो है हीट एब्जॉर्ब पानी करता है। लेकिन पानी चूंकि आसमान में रहता नहीं बहुत देर तक, कभी है तो जो भी है वो जल्दी से नीचे गिर जाता है, लेकिन ये परमानेंटली वहाँ रहता है। इसलिए ये टेम्परेचर लगातार बढ़ाता ही रहता है, और ये हमेशा वहाँ रहता नहीं है, इसलिए ये उतना नहीं बढ़ाता, और इसको हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इसलिए सारा ब्लेम इसी को देते हैं। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये जो है, ये डायपोल बनाता ही नहीं है, इसमें है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसको इंड्यूस भी नहीं कर पाएगा, और ये एब्जॉर्ब नहीं करता हीट। तो इस तरह से डायपोल का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, फुल केमिस्ट्री डायपोल पर डिपेंडेंट है। क्लाइमेट चेंज जो है उसमें भी डायपोल का अपना रोल है। इसके बारे में और आगे बातें करेंगे, और किस तरह से इंड्यूस्ड होता है डायपोल मोमेंट, उसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको समझने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।